dear students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start part 3 of rheumatic disorder. So today we will know autoimmunity. So in previous class we had read inflammation, which is one of the characteristics of pathophysiology of rheumatic diseases. Okay, पहले भी हम लोग पढ़े थे जो rheumatologic disease का पैथोलॉजी का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैथोलॉजी जो है, एक है इन्फ्लामेशन, सेकंड इज ऑटो इम्यूनिटी एंड थर्ड इज डिजेनरेशन. तो इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी रेड इन्फ्लामेशन एंड टुडे वी विल स्टार्ट ऑटो इम्यूनिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑटो इम्यूनिटी. The hallmark of rheumatologic diseases is autoimmunity, where the body mistakenly recognizes its own tissue as a foreign pathogen. तो rheumatologic disease का एक मीन्स हॉलमार्क बोलने से मीन्स हर एक जैसे भी rheumatologic disease हो, जो भी टाइप का हो, उसका एक हॉलमार्क है, मीन्स होगा ही होगा ये चीज़ ऑटो इम्यूनिटी. और ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, बॉडी मिस्टेकनली रिकॉग्नाइज इट्स ओन टिश्यू एज अ फॉरेन पैथोजन. इसमें क्या होता है ना, जो बॉडी टिश्यू है वो ओन बॉडी टिश्यू को क्या करता है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है एज अ फॉरेन पैथोजन. ओके, a hallmark of rheumatologic diseases is autoimmunity, where the body mistakenly recognizes, बॉडी हम लोग का बॉडी जो है mistakenly recognize करता है, अपना ओन टिश्यू को पहचान नहीं पाता है, अपना ओन टिश्यू को ही वो समझता है कि वो फॉरेन पैथोजन है बोल के. ओके, ऑटो इम्यूनिटी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू. तो अगर ऑटो इम्यूनिटी होगा तो क्या होगा, वो अपना टिश्यू को पहचान नहीं पाएगा, अपना टिश्यू के बदले वो समझेगा कि वो फॉरेन पैथोजन है और वो समझ के क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा. तो इससे क्या होगा, अपना ही टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा. तो ऑटो इम्यूनिटी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू. ओके, देन ऑल्दो फोकस्ड ऑन द जॉइंट्स, इन्फ्लामेशन एंड ऑटो इम्यूनिटी ऑल्सो इन्वॉल्व अदर एरियाज. जॉइंट में तो होता ही है इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यूनिटी, प्लस दूसरा एरिया में भी हो सकता है इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यूनिटी. ओके, द ब्लड वेसल्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनीज में बी अफेक्टेड बाय द ऑटो इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेशन. तो ये सब हम लोग का अफेक्टेड होता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनीज. ओके, अ लार्ज ग्रुप ऑफ जीन्स कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसको हम लोग HLA कहते हैं, जीन हैज़ बीन लिंक टू द इम्यून रिस्पॉन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल रिमाटोलॉजिक डिजीज. ये HLA जीन जो है, दैट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है, ये भी लिंक्ड रहता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए. ओके, ये भी एक इम्यून रिस्पॉन्सिबल जीन है. ओके, और ये क्या करता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल रिमाटोलॉजिक डिजीज़, ये क्या करता है, मल्टीपल रिमाटोलॉजिक डिजीज़ बॉडी के अंदर से डेवलप करता है. ओके, सो ये है ऑटो इम्यूनिटी. देन थर्ड हम लोग पढ़ेंगे डिजेनरेशन. इन डिजेनरेशन rheumatic disease inflammation occur but as a secondary process. डिजेनरेटिव rheumatic disease में क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो होता है वो सेकेंडरी प्रोसेस में होता है. ओके, मीन्स फर्स्ट में डिजेनरेट होगा, उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस में इन्फ्लामेशन होगा. पहले डिजेनरेशन होगा, फिर इन्फ्लामेशन होगा. ओके, ऑल्दो द कॉज ऑफ डिजेनरेशन ऑफ आर्टिक्यूलर कार्टिलेज इज पुअरली अंडरस्टूड. अभी तक जो डिजेनरेशन ऑफ आर्टिक्यूलर कार्टिलेज जो डिजेनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अभी तक पोरली अंडरस्टूड है. मीन्स साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कैसे डिजेनरेट होता है, उसका कॉज क्या होता है. ओके, द प्रोसेस इज नोन एज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड देयरफॉर इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड डिग्रेडेशन. बस साइंटिस्ट इतना ही पता कर पाए कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मीन्स डिजेनरेट होते ही जाता है. ओके, इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव. ओके, बहुत एक्टिवली वो डिजेनरेट होता है. तो देयरफॉर इज मोर एक्यूरेटली कॉल्ड डिग्रेडेशन. One theory of degradation is that genetic or hormonal influences, mechanical factor and prior joint damage cause cartilage failure. तो इसमें पहले हम लोग क्या पढ़े, आर्टिक्यूलर कार्टिलेज डिजेनरेट कैसे होता है, ये अभी भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि क्यों होता है, उसका कॉज क्या होता है. बट एक रिसर्च में ये पता चला है कि दूसरा कॉज अगर मानो तो
जैसे कि जेनेटिक और हार्मोनल इन्फ्लुएंस से भी आर्टिकुलर कार्टिलेज डिजेनरेट हो सकता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मैकेनिकल फैक्टर से भी आर्टिकुलर कार्टिलेज डिजेनरेट हो सकता है। मैकेनिकल फैक्टर मीन्स सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, उससे कार्टिलेज अफेक्टेड हुआ तो हो सकता है डिजेनरेट हुआ, या कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट वो बॉडी के अंदर इन्वेट कर गया मीन्स लग गया तो हो सकता है, ये इसको बोला जाता है मैकेनिकल फैक्टर। ओके, एंड प्रायर जॉइंट डैमेज कॉज कार्टिलेज फेलियर। पहले अगर किसी का जॉइंट डैमेज हुआ होगा, सपोज एक्सीडेंट के वजह से हो या गिर जाने से हो, किसी तरह अगर किसी का अगर जॉइंट डैमेज हुआ होगा तो उससे भी इन फ्यूचर में कार्टिलेज फेलियर हो सकता है। तो ये सब भी एक कॉज हो सकता है। ओके, कार्टिलेज फेलियर का। Degradation of articular cartilage. Okay, degradation of cartilage ensues and increased mechanical stress on bone and cause stiffening of the bone tissue. तो अगर कार्टिलेज डिग्रेड होगा, डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा? मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन बोन एंड्स। बोन का जो एंड है, सपोज ये बोन है, ओके, बोन का जो एंड है, ये एंड पार्ट में बहुत स्ट्रेस आ जाएगा। ओके, और इससे क्या होगा? अगर एंड पार्ट में स्ट्रेस आ जा रहा है तो क्या होगा? स्टिफनिंग ऑफ बोन टिश्यू। बोन टिश्यू जो है स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ मीन्स रिजिड हो जाएगा, ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टिफनिंग ऑफ बोन टिश्यू, अगर बोन टिश्यू स्टिफन हो जा रहा है तो इससे क्या होगा? पर्सन जो है, जो अफेक्टेड पर्सन जो है वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, then another theory is that bone stiffening occurs and result in increased mechanical stress on cartilage, which in turn initiates the process of degradation. और एक थ्योरी में ये माना गया कि अगर बोन टिश्यू स्टिफन हो रहा है तो इससे क्या होगा? मैकेनिकल स्ट्रेस मीन्स another theory is that bone stiffening occurs and result in increased mechanical stress on cartilage. कार्टिलेज में भी स्ट्रेस पड़ना शुरू होगा अगर बोन स्टिफ हो जाएगा, ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो उससे क्या होगा? और फर्दर डिग्रेड होने का चांसेस रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ क्लियर योर डाउट, लीव योर कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। ओके, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ क्लैरिफाई कर लेना डाउट। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ रिमेटिक डिजीज़। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है रिमेटोलॉजिक डिजीज़ का? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इन द रिमेटिक डिजीज इज पेन। रिमेटिक डिजीज़ का सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो है पेन। पेन होगा ही होगा। ओके, कॉमन सिम्टम्स। देन जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट स्वेल हो जाएगा। देन फैटिक, टायर्डनेस फीलिंग होगा। लिमिटेड मूवमेंट मीन्स पर्सन जो है, अफेक्टेड पर्सन जो है वो ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ओके, स्टिफनेस, वही सेम, स्टिफेंड मीन्स ठीक से हाथ पैर हिला नहीं पाएगा। ओके, अफेक्टेड एरिया को वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। वीकनेस। सो दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ रिमेटिक डिजीज। ओके, देन असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ रिमेटिक डिजीज। क्या क्या असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हम लोग करेंगे? फर्स्ट, एसेस द जनरल हेल्थ स्टेटस और हिस्ट्री विच इंक्लूड्स द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? जनरल हेल्थ स्टेटस। जनरल हेल्थ स्टेटस उसका देखेंगे, या तो हम लोग हिस्ट्री टेकिंग कह सकते हैं। ओके, हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग क्या क्या देखेंगे? ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मीन्स, ऑनसेट मीन्स कब से स्टार्ट हुआ है, तो पेशेंट को हम लोग पूछेंगे कि कब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, कब से सिम्टम्स दिख रहा है पेशेंट को। ओके, देन फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, प्रीवियस में कोई हेल्थ हिस्ट्री है या नहीं, और अदर फैक्टर जो भी हिस्ट्री में आता है। ओके, हेल्थ हिस्ट्री शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम। हेल्थ हिस्ट्री में क्या क्या हिस्ट्री हम लोग कलेक्ट करेंगे? इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम। पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स जो प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, वो पेशेंट किस हिसाब से ले रहा है। ओके, वो जो प्रॉब्लम हो रहा है, डिजीज़ जो हो रहा है, तो वो डिजीज़ को पेशेंट किस हिसाब से ले रहा है? सीरियसली ले रहा है या नॉर्मली ग्रेजुअली ले रहा है? किस हिसाब से पेशेंट ले रहा है? पेशेंट का परसेप्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे।
देन प्रीवियस ट्रीटमेंट, पहले और कहीं ट्रीटमेंट किया है कि नहीं, अगर किया होगा तो क्या क्या ट्रीटमेंट वो किया होगा, एंड देयर इफेक्टिवनेस, जो भी ट्रीटमेंट किया होगा वो कितना इफेक्टिव रहा होगा वो भी हम लोग देखेंगे, एंड द पेशेंट्स करंट नॉलेज अबाउट द डिजीजेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का करंट नॉलेज क्या है, पेशेंट को नॉलेज क्या है, पेशेंट को जो डिजीज़ हुआ है उसके बारे में क्या नॉलेज है। अगर पेशेंट को कुछ नॉलेज नहीं होगा डिजीज़ के बारे में तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फिर। ओके, देन सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में क्या देखेंगे, फिजिकल असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ रूमेटिक डिजीज कंबाइंस द फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली हम लोग एग्जामिन करेंगे। ओके, फिजिकली मतलब देखेंगे कि वो कैसे फंक्शनिंग हो रहा है। इंस्पेक्ट द पेशेंट जनरल अपीयरेंस, पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे, कैसे वो खड़े हो रहा है, कैसे वो वॉक कर रहा है, दिख कैसे रहा है, उसका जनरल अपीयरेंस देखेंगे। ओके, उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है वो सब देखेंगे। गेट एंड पॉस्चर, गेट मीन्स कैसा चल रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है, और पॉस्चर किस पॉस्चर से वो करेक्ट पॉस्चर में वॉकिंग कर रहा है या स्टैंडिंग पोजीशन में है, या करेक्ट पॉस्चर में वो बैठ रहा है या इनकरेक्ट पॉस्चर वो यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे। ओके, एंड जनरल मस्कुलोस्केलेटल साइज एंड स्ट्रक्चर आर ऑब्जर्व, जनरल मस्कुलोस्केलेटल साइज और स्ट्रक्चर भी हम लोग को ऑब्जर्व करना है। ओके, द सिमेट्री साइज एंड काउंटर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सिमेट्री साइज और काउंटर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग देखेंगे, सच एज जैसे कि स्किन आर नोटेड एंड रिकॉर्डेड, स्किन हम लोग देखेंगे, स्किन कलर कैसे है, स्किन का काउंटर कैसे है। ओके, वेदर स्किन रिंकल्स आ गया या नॉर्मल स्किन जैसे ही है, फिर स्किन का कलर देखेंगे। ओके, ये सब हम लोग को देखना है। देन थर्ड क्या देखेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट में लेबोरेटरी टेस्ट, मैनी डिजीजेस रिक्वायर सम लेबोरेटरी टेस्ट, ओबियसली सारा डिजीज में ही हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। ओके, द प्राइमरी प्रोवाइडर डिटरमाइंस विच टेस्ट आर बेस्ड ऑन सिम्टम्स, स्टेज ऑफ डिजीज एक्सेट्रा, तो हम लोग डिजीज़ के हिसाब से हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट करने देंगे। यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट, रूमेटोलॉजिक डिजीज़ का लेबोरेटरी टेस्ट क्या होगा, सेरम इम्यूनोलॉजी। ओके, ये सब हम लोग को देखना है, लेबोरेटरी टेस्ट में ये सब आएगा। देन इन सम इंस्टेंस टेस्ट आर यूज टू मॉनिटर द कोर्स ऑफ द डिजीज़, उसके बाद हम लोग कुछ टेस्ट ऐसे भी होता है जिससे कि हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं कि डिजीज़ कोर्स ऑफ द डिजीज़ कैसा, डिजीज़ कितना दूर तक प्रोग्रेस किया है, कितना दूर तक पेशेंट अफेक्टेड हुआ है, वो सब भी हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, बाय टेस्ट। इमेजिंग स्टडीज़ भी हम लोग करेंगे, जैसे कि एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, MRI स्कैन करेंगे, आर्थ्रोग्राफी करेंगे। आर्थ्रोग्राफी क्या है, देखो, series of image of a joint after injection of a contrast medium usually done by fluoroscopy और MRI। आर्थ्रोग्राफी में क्या होता है, जॉइंट में हम लोग एक इंजेक्शन देंगे, वो इंजेक्शन देने के बाद जॉइंट का इमेज क्रिएट होगा, जैसे कि MRI कर सकते हैं, MRI के थ्रू से हम लोग दे सकते हैं। तो वो जो इंजेक्शन देंगे वो क्या इंजेक्शन देंगे, डाई देते हैं। पहले भी हम लोग मैं पढ़ाई थी, आपको याद करो ऑन्कोलॉजी में, कि एक कॉन्ट्रास्ट डाई जो हम लोग देते हैं, इंजेक्ट करते हैं MRI करने से पहले, वो कॉन्ट्रास्ट डाई क्यों दिया जाता है, ताकि MRI का जो पिक्चर हो वो क्लियर आ सके। ओके, इसलिए हम लोग जॉइंट में इंजेक्शन देंगे ताकि जॉइंट का जो इमेज हो वो हम लोग को क्लियरली विजिबल हो, और क्लियरली विजिबल होगा तो क्या हम लोग जान पाएंगे कि पेशेंट कितना अफेक्टेड हुआ है या नहीं। फिर अगर हम लोग को ये पता चल गया कि पेशेंट कितना दूर तक अफेक्टेड हुआ है, फिर उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस ऑल मच टिल नाउ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसी को भी अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, that is part 3. Till then, please like, comment and subscribe my channel. Okay, thank you.